बीबीसी दुनिया में आज देखिए, इस्राइल में गम और गुस्सा। हमास के कैद से बंधकों की रिहाई को लेकर इस्राइल में प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे हजारों लोग, हड़ताल का ऐलान। गाजा में 6 और बंधकों के शव मिलने के बाद नेतन्याहू पर बढ़ा हमास से समझौते का दबाव। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। क्या चाहते हैं इस्राइल में प्रदर्शन कर रहे लोग, करेंगे बात कवर स्टोरी में, लेकिन पहले हेडलाइंस। कुर्स्क में जारी यूक्रेनी कार्रवाई के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, पूर्वी यूक्रेन में तेजी से आगे बढ़ रही है रूसी सेना। कहा, यूक्रेनियों से निपटना है जरूरी। कुर्स्क में यूक्रेनी से हमले से निपटने की योजना को लेकर नहीं किया कोई खुलासा। म्यांमार की सैन्य सरकार ने किया जनगणना कराने का ऐलान। अक्टूबर में होगी जनगणना। कई इलाकों में विद्रोहियों से मिल रही गंभीर चुनौती के बीच सैन्य सरकार ने अगले साल देश में चुनाव कराने का किया है वादा। बाढ़ के बाद बांग्लादेश ने बीमारियों से लड़ने के लिए मांगी अंतर्राष्ट्रीय जगत से मदद। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में पिछले हफ्ते आई बाढ़ की वजह से ऐसी बीमारियों का आंकड़ा पहुंचा 5000। इस्राइल में कहीं गम है तो कहीं गुस्सा। गम अपनों की वापसी की उम्मीद खोने का, अपनों को खोने का, उन लोगों की मौत का जो हमास के कैद में थे। तो नाराजगी अपनी सरकार से, जिनसे बंधकों को परिवार वालों को उम्मीद थी कि शायद वो किसी समझौते के तहत उन्हें बचा लेंगे। लेकिन अब 6 बंधक कभी वापस नहीं आएंगे। और नेतन्याहू सरकार से इस हाल में क्या चाहते हैं इस्राइल के लोग, इसकी बात कवर स्टोरी में। इस्राइल में बिन्यामिन नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल और प्रदर्शन हो रहे हैं। इनमें शामिल लोगों की मांग है कि नेतन्याहू की सरकार को बंधकों की रिहाई के लिए हमास के साथ समझौता करना चाहिए। कल रफा में इस्राइली सैन्य अभियान के दौरान मिले 6 बंधकों के शव के बाद से ही देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे और ये प्रदर्शन आज भी जारी है। इन प्रदर्शनों को देश के मुख्य विपक्षी नेता याइर लैपिड का भी समर्थन मिला है। हालांकि देश की लेबर कोर्ट ने आज 6 घंटे के लिए बुलाई गई इस हड़ताल को वक्त से पहले खत्म करने का आदेश दिया था। देश की सबसे ताकतवर यूनियन ने इस हड़ताल का ऐलान किया था। देशव्यापी हड़ताल के कारण आज पूरे इस्राइल में कामकाज, स्कूल और ट्रांसपोर्ट प्रभावित रहा। बैंक बंद रहे और आमतौर पर सबसे व्यस्त रहने वाले इस्राइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स की टेक ऑफ और लैंडिंग पर भी असर पड़ा। और इन प्रदर्शनों के बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता जॉन डॉनिसन। हमास के खिलाफ गुस्सा तो स्वाभाविक है, लेकिन ये प्रदर्शन उसे लेकर नहीं है। ये विरोध प्रदर्शन जंग शुरू होने के बाद अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। ये इस्राइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ है, क्योंकि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के बजाय अपने राजनीतिक हितों को प्राथमिकता दे रही है। और इस्राएली सेना का कहना है कि 6 बंधकों के शव दक्षिणी गाजा के रफा में एक सुरंग में मिले थे। इस्राइल का कहना है कि उनकी हत्या पिछले कुछ दिनों में ही की गई है, जबकि हमास का दावा है कि बंधक इस्राएली हवाई हमलों में मारे गए थे। देखिए बीबीसी संवाददाता लूसी विलियमसन की रिपोर्ट। माना जा रहा था कि हमास इन बंधकों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और अपनी शर्तों को मनवाने के लिए उनका इस्तेमाल करेगा। लेकिन इस्राएली सेना का कहना है कि हमास ने उन्हें रफा में एक सुरंग के अंदर तब मार दिया जब इस्राएली सेना सुरंग के बाहर जंग लड़ रही थी। एल्मोग सरूसी, अलेक्जेंडर लोबानोव, ओरी डेनिनो और एडिन यरूशलमी, जिनके अपनी बहन से कहे गए आखिरी शब्द थे कि उन्होंने मुझे पकड़ लिया है। साथ ही एक 23 साल के अमेरिकी इस्राएली नागरिक हर्ष गोल्डबर्ग पॉलन और थेरेपिस्ट कार्मेल गैट, जिन्हें दूसरे बंधक फरिश्ता कहते थे, कार्मेल के परिवार ने बताया कि उन्हें और हर्ष को जुलाई में तैयार किए गए समझौते के तहत रिहा किया जाना था। उनकी बहन के अब आंसू नहीं थम रहे। हमारे लिए अब बहुत देर हो चुकी है। कार्मेल के लिए अब देर हो चुकी है। मैं अब कभी भी उसे गले नहीं लगा पाऊंगी, लेकिन 101 लोग अपने परिवारों को गले लगा सकते हैं। उनके लिए ये समझौता करें, जिंदगियां बचाएं। इस्राएल में प्रधानमंत्री पर बढ़ते दबाव के बीच नेतन्याहू ने बंधकों की रिहाई नहीं हो पाने के पीछे हमास को दोषी ठहराया। בשעה שישראל מנהלת משא ומתן אינטנסיבי מול המתווכות במאמץ עליון להגיע לעסקה, החמאס ממשיך לסרב בתוקף לכל הצעה. חמור מכך, באותו זמן ממש विरोध प्रदर्शनों में ये लाल झंडा प्रधानमंत्री के लिए संदेश था कि हद पार की जा चुकी है।
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री की ओर से समझौता नहीं किए जाने की वजह से बंधकों की मौत हो रही है। प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के दफ्तर के बाहर ये लोग कातिल कातिल चिल्ला रहे हैं। यहाँ मौजूद बहुत से लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री कोई समझौता चाहते ही नहीं है, और वो कहते हैं कि अगर कोई डील नहीं होती है तो हमास के लिए भी बंधकों की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। जब तक गोलीबारी होती रहेगी तब तक बंधक नहीं लौट पाएंगे। संघर्ष विराम होता भी है तो वो इतनी कम देर के लिए होता है कि बंधक रिहा नहीं हो पाते। लेकिन विडंबना ये है कि संयुक्त राष्ट्र की ओर से शुरू किए गए 9 दिन के पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम की वजह से रविवार को मध्य गजा के कई इलाकों में लड़ाई रुकी हुई है। 25 सालों में गजा में आए पोलियो के पहले मामले के बाद यहाँ जंग रुकी है। भगवान का शुक्र है कि वो इस पर सहमत हुए हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जंग सिर्फ कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि पूरी तरह से रुक जाए। हमने बहुत कुछ सहा है। इसराइल में इन 6 मौतों के बाद सीज फायर डील की मांग और तेज हो गई है। तेल अवीव में भारी प्रदर्शन हुए। सड़कों पर उतरे हजारों लोगों ने एक तरह से नेतन्याहू को विकल्प दिया है, या तो गजा में शांति लाएं या फिर घर में जंग को तैयार रहें। इधर इसराइल में हो रहे प्रदर्शनों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बंधकों की रिहाई को लेकर समझौता बहुत जल्द हो जाएगा। हालांकि बाइडेन ने यह भी कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि समझौते के लिए नेतन्याहू पर्याप्त कोशिश कर रहे हैं। और आगे देखिए, क्यों गुम होता जा रहा है टाइटैनिक जहाज का मलबा। बात जर्मनी की, जहां एक धुर दक्षिणपंथी पार्टी को भारी सफलता मिली है। हालांकि इस जीत के बाद भी AfD पार्टी के लिए अपने दम पर सरकार बनाना मुश्किल होगा। लेकिन इस जीत से क्या जर्मनी की राजनीति नई दिशा में जाती दिख रही है? देखिए जर्मनी से BBC संवाददाता जसिका पारकर की रिपोर्ट। इन लोगों के चेहरे देखकर आपको समझ आ जाएगा कि राज्य के चुनाव में धुर दक्षिणपंथी पार्टी की जीत पर वो क्या सोचते हैं। AfD पार्टी के खिलाफ हो रहे इस प्रदर्शन में अभी चुनाव के नतीजों के बारे में बताया गया है। ये लोग इससे बेहद नाखुश हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर राज्य की संसद, जहाँ अब धुर दक्षिणपंथी पार्टी का काफी प्रभाव होगा। अभी यहाँ फांसीवादी जीत रहे हैं। मुझे ये कहते हुए अच्छा नहीं लगता कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो रहा है। लेकिन इतिहास कभी कभी बिल्कुल एक समान होता है। और ये हैं थिरुंगिया में AfD के नेता जो अक्सर विवादों में रहते हैं। बियोन हरकर पर जानबूझकर नाजी स्लोगन का इस्तेमाल करने के लिए 2 बार जुर्माना लगाया गया है। हालांकि वो इससे इनकार करते हैं और उन्होंने अपनी ऐतिहासिक जीत का ऐलान कुछ इस तरह किया। जश्न की ये फुटेज AfD पार्टी ने जारी की, क्योंकि मीडिया को अंदर जाने नहीं दिया गया, क्योंकि AfD अक्सर आरोप लगाती है कि उसे तंग और बदनाम किया गया है। इस इलाके को पार्टी का गढ़ माना जाता है और यहाँ के कई लोगों को रूस के साथ जंग में यूक्रेन को हथियार ना देने और कड़े इमिग्रेशन नियमों की वकालत जैसी पार्टी की नीतियाँ पसंद आ रही हैं। नेताओं ने काफी सारे वादे किए हैं, खासकर इमिग्रेशन और विदेशियों को लेकर, लेकिन हुआ कुछ नहीं। थिरुंगिया की राजधानी में इस वीकेंड लोगों के लिए एक नाइट रन का आयोजन हुआ। वैसे तो AfD को सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं, पर इसके सत्ता से दूर रहने की ही संभावना है, क्योंकि दूसरी पार्टियां उनके साथ काम नहीं करेंगी। पर ये नतीजे जर्मनी में बड़े बदलाव को रेखांकित जरूर कर रहे हैं। और उत्तरी नाइजीरिया में 44 लाख बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हैं और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक ये संख्या पिछले साल के मुकाबले दोगुनी हो गई है। उनके परिवार वालों के पास उनके लिए ना तो भरपूर खाना है, न सेहत की सुविधाएं। BBC की मदीना मिशानो कटसिना स्टेट के एक शहर पहुंची, जहां उन्होंने लोगों से बात कर उनके हालात को समझने की कोशिश की। 7 साल की उम्मी कटसिना के उस क्लिनिक की लाइन में खड़ी हैं जहां कुपोषण का इलाज होता है। इस क्लिनिक को चलाती है राहत संस्था डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स या MSF। जिस दिन मुझे खाना मिल जाता है उस दिन बच्चों का पेट भर जाता है, लेकिन जिस दिन मुझे खाना नहीं मिलता बच्चे स्तनपान करते हैं, मगर दूध ना होने की वजह से भूखे रहने पर
रोने लगते हैं। ये देखकर बहुत दुख होता है कि दूसरे बच्चे तो सेहतमंद होते जा रहे हैं, मगर मेरे बच्चे दुबले होते जा रहे हैं। इसलिए मैं इसे यहाँ लेकर आई। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक पिछले साल उत्तरी नाइजीरिया में 5 साल से कम उम्र के 20 लाख बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित थे। ये संख्या इस साल दोगुनी होकर 44 लाख हो चुकी है। MSF का कहना है कि क्षेत्र में उसकी स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव पड़ रहा है। इन्हें ऐसी हालत में देखकर मेरी मानसिक सेहत पर असर पड़ता है। आप रोगियों के लिए सभी उपाय करते हैं ताकि वो स्वस्थ हो जाएं, और आपकी आंखों के सामने मरीज दम तोड़ देते हैं। कुछ दिन पहले जमीला के बच्चे का शरीर फूल गया, और जब लोकल अस्पताल और मदद न कर पाया तो मायूस होकर वो अपने बच्चे को इस क्लिनिक में लेकर आई। जैसे ही मैंने इसे स्तनपान कराना बंद किया, ये कुपोषित होने लगा। ये स्वस्थ था, पर अब हमारे पास खाना नहीं है। हम एक गांव में रहते थे, पर डकैतों की वजह से हमें वो गांव छोड़ना पड़ा। हम खेती करते थे, पर अब हम वो भी नहीं कर पा रहे। मेरे पति को अब काम की तलाश में बाहर जाना पड़ता है। जमीला की ही तरह कटसिना के ज्यादातर लोग किसान हैं। कटसिना में बढ़ती महंगाई की वजह से लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा। डकैतों की वजह से कई किसानों को अपना घर छोड़ना पड़ा, जिसकी वजह से उनकी रोजी रोटी छिन गई। कटसिना राज्य में आधिकारिक रूप से विस्थापित लोगों के लिए कोई भी कैंप नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ इलाकों को अनाधिकारिक तौर पर एक कैंप की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ बाहरी इलाकों से आए वो लोग रहते हैं जिन्हें डकैतों की वजह से अपना घर छोड़ना पड़ा। अलहाजी अबू बकर भी उनमें से एक हैं। उनका कटसिना के बाहरी इलाके में एक बहुत बड़ा और उपजाऊ फार्म था, पर जैसे ही वहां डकैतों के हमले बढ़े, अलहाजी अबू बकर अपने बड़े परिवार के साथ शहर आ गए। अब वो अपने बड़े बच्चों को काम ढूंढने के लिए बाहर भेजते हैं। हम दिन में एक ही बार खाना खाते हैं। पहले की तरह सब्जियां और बीन्स खाना भी हमने बंद कर दिया है। काश मैं अपने खेत में वापस चला जाऊं, आज या कभी भी। नाइजीरियाई सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि उन्होंने डकैतों के खिलाफ अपनी रणनीति में फेरबदल किए हैं। कटसिना के उपराज्यपाल ने कहा है कि राज्य भुखमरी के प्रमुख कारणों से भी निपट रहा है। हम एक कम वक्त के लिए बनाई गई रणनीति पर काम कर रहे हैं, जिसमें मिला जुला अनाज खरीदा जाएगा, जिसे हम सब्सिडी देकर कम दाम में बेचेंगे और कुछ मुफ्त भी देंगे। हमने हाल ही में फ्रंटलाइन पर स्थानीय सरकारों के साथ मिलकर एक सिक्योरिटी ऑपरेशन चलाया, जहां हमारा सभी सुरक्षा एजेंसियों के साथ तालमेल था। इसकी वजह से हम डकैतों के ज्यादातर अड्डों को हटाने में कामयाब रहे, ताकि हमारे लोग वापस अपने फार्म्स पर जा सकें। वो इस बात से सहमत नहीं है कि राज्य में कुपोषण बढ़ रहा है। देखिए, मौसम अभी बदला है और आपने ये आंकड़ा कहां से जुटाया जिसके तहत आप कह रही हैं कि संख्या बढ़ी है? आप गांव में जाइए, वहां लोगों से पूछिए। पर जमीला जैसे कई परिवार अपने घर वापस जाने का इंतजार कर रहे हैं। जब तक देश की सुरक्षा से जुड़े और आर्थिक मसले हल नहीं होते, तब तक उनका खामियाजा इन बच्चों को भुगतना पड़ेगा। और टाइटैनिक जहाज वैसे तो साल 1912 में ही डूब चुका है, लेकिन अब इसकी आखिरी निशानी भी धीरे धीरे गुम हो रही है। इसका मलबा 39 साल पहले मिला था, और अब जहाज के मलबे को लेकर एक स्टडी में पता चला है कि टाइटैनिक का मलबा धीरे धीरे गल रहा है। क्यों? देखिए ये रिपोर्ट। अटलांटिक की गहराइयों में घने अंधेरे के बीच आसानी से पहचाने जाने वाला विशाल टाइटैनिक। ये तस्वीरें हैं 2010 की, जिसमें नजर आता है कि जहाज के आगे के हिस्से की रेलिंग में जंग लगा हुआ है, लेकिन वो अभी भी अपनी जगह पर मौजूद है। पर हाल में हुए एक नए अभियान से पता चला है कि जहाज की रेलिंग का एक बड़ा हिस्सा अपनी जगह से गायब है। साल 1912 में साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की अपनी पहली यात्रा पर निकला टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराने के बाद डूब गया था, जिसमें 1500 लोगों की जान चली गई थी। पिछले 100 सालों से भी ज्यादा समय से समुद्र तल में मौजूद टाइटैनिक अब धीरे धीरे समंदर में खोता जा रहा है। समुद्र में मौजूद सूक्ष्म जीव जहाज के हिस्सों को खा रहे हैं, जिससे जंग का जखीरा खड़ा हो गया है। टीम इस बात का विश्लेषण कर रही है कि टाइटैनिक कैसे गल रहा है। उन्होंने जहाज के आगे के हिस्से के अध्ययन के लिए लेजर स्कैन का इस्तेमाल किया। रेलिंग का जो हिस्सा गायब हो गया है, वो लगभग जहाज के ठीक बगल में गिरा हुआ है। उत्तरी अटलांटिक में हुए इस अभियान में लोगों ने 20 दिन गुजारे, जिसमें मलबे की तस्वीरें खींचने के लिए 2 अंडर वाटर रोबोट्स का इस्तेमाल किया गया। और ताज़ा तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि जहाज का मलबा गल रहा है। टाइटैनिक धीरे धीरे समुद्र में खोता जा रहा है। और कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप लिख सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC सारिका।
आज के लिए इतना ही। बीबीसी दुनिया के साथ हम कल फिर इसी वक्त हाजिर होंगे। बीबीसी हिंदी की वेबसाइट, ऐप, फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर लाइव।